हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम अपने नोट्स में कवर करते हैं फुल आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है, और साथ ही में ये जो है आपका मॉडिफाइड नोट्स है जिसके अंदर हमने 2020-21 के सेशन के रिवाइज सिलेबस का भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसीलिए हर चैप्टर से पहले आपको मेंशन करते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है। हालांकि हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप थर्ड चैप्टर से हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आप देखोगे कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ हटाया गया है, तो उसको हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में आपको पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि एसिड आपके कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिसका टेस्ट सार होता है, और लिटमस वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। पीएच जो होता है <7 होता है। ये 2-3 चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन क्लास 10 के अकॉर्डिंग जो है थोड़ी सी डेफिनेशन आपको अलग लिखनी है। सो एसिड आर दो सब्सटेंसेज विच गिव्स H+ आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन। तो एसिड आपके वो सब्सटेंसेज जो कि एक्वस सोल्यूशन में कौन से आयन देते हैं, H+ आयंस देते हैं। एसिड के कुछ एग्जाम्पल है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया। हालांकि डेफिनेशन जो है आजकल के एग्जाम में आता नहीं है, बस आपको सिंपली पता होना चाहिए कि एसिड आपके वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, H+ आयंस देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ है एसिड की। सबसे पहली बात, उसका टेस्ट जो है सार होता है। एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा सकता है। इसके अलावा ब्लू लिटमस को ये रेड कलर में चेंज करता है। और फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों भी आपके क्या हैं, इंडिकेटर ही हैं। तो फिनोल्फ्थेलिन के केस में एसिड में ये क्या होता है, कलरलेस रहता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है। एसिड के पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका आपका pH <7 होता है। उसके बाद आपको जो है इस बार के एग्ज़ाम में इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए थे और आपसे पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हमारे स्टमक में पाया जाता है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका एक्वा रेजिया से आ जाता है बुक में, जो है आपको एक बॉक्स में हालांकि इस पार्ट को मेंशन किया है, बट स्टिल जो है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्वा रेजिया जो है किस चीज़ का मिक्सचर है, क्या काम में आता है क्या नहीं। तो एक्वा रेजिया आपका इस टाइप का एक मिक्सचर है जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 में इसका मिक्सचर होता है। और ये क्या करता है, गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब गोल्ड को भी क्या कर सकता है, ये अच्छे तरीके से ये डिज़ोल्व कर लेता है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो उसको लेकर आपको याद रखना है इन दोनों का नाम साथ में रेशो के साथ कि एक्वा रेजिया क्या होता है। नेक्स्ट वीक एसिड में, वीक एसिड आपके जो है नॉर्मली बहुत सारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑल। जैसे आपका ये हो गया एसिटिक एसिड विच इज़ आपका ये विनेगर में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क एंड कर्ड में होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एसिड पढ़ा है, तो बेसिस आपका उसका जस्ट लगभग अपोजिट मिलेगा। तो बेसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में OH- आयंस देता है कौन, बेसिस। एग्जाम्पल बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हैं। जो बेसिस होता है उसका टेस्ट कुछ बिटर होता है। दिस इज़ ऑल्सो एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। लिटमस के केस में ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, जबकि हमने एसिड में क्या देखा था कि ब्लू को वो रेड में चेंज करता है। फिनोल्फ्थेलिन में क्या है आपका, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है, जबकि एसिड के केस में वो कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में आपका क्या होता है, वो रेड कलर में चेंज करता है एसिड सॉल्यूशन में, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या करता है, कलर जो है उसका येलो में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा जो pH वैल्यू के बारे में बात करें तो बेसिस का pH वैल्यू <7 होता है। तो 7 आपका क्या है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। 7 से अगर कम में जाएंगे तो ये आपका एसिड सोल्यूशन है, और 7 से लेकर आप 14 तक जाएंगे तो वो आपका बेसिक सोल्यूशन होगा। उसी तरीके से जैसे आप बात करते हो 0 से आपका एसिड शुरू होता है और वो 7 तक चलता है, तो जितना वो इस साइड होगा, मतलब 0, 1 एंड 2, तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जबकि बेसिस में आपका ये 14 पे लास्ट है, तो 14, 13 एंड ऑल, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के भी एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, और वीक बेसिस के अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट पूछ लेते हैं या 1 मार्क्स में कि एल्कलीज क्या होते हैं। दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। और इसके अंदर जो है आपके ये तीनों जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो सारे के सारे एल्कलीज भी होते हैं, क्योंकि ये डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में। नेक्स्ट जो है आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है इसको लेकर जो है आपको ABC दे देते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि इसका pH ये है तो किसके साथ इसके साथ क्या होने वाला है, नेचुरल इंडिकेटर के साथ क्या होगा। इसके अलावा फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज को लेकर जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो इंडिकेटर्स आर सिंपली दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस में जब हम उसके साथ कुछ मिलाते हैं तो वो क्या करता है, या तो उसके कलर में या उसके स्मेल में चेंज कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो चीज़ है वो एसिड है या फिर बेसिस है। इंडिकेटर्स के अंदर जो है आप 3 तरीके के पढ़ते हो, नेचुरल जो आपका लिटमस हो गया, लिटमस, और इसके अलावा सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ओलाफैक्ट्री के अंदर जो है कुछ क्लोब्स एंड ऑल। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी इंडिकेटर्स की तरह काम करती हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आपके नेचर में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एसिड और बेसिस में डिफरेंट कलर को वो शो करते हैं। तो टर्मरिक भी एक एग्जाम्पल है आपका नेचुरल इंडिकेटर का। उसके अलावा लिटमस है। सिंथेटिक इंडिकेटर ये केमिकली बनाए जाते हैं, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। मैंने दोनों के केसेस आपको बता रखा है एसिड और बेसिस में। आपको ज़रूर से याद रखना है कि फिनोल्फ्थेलिन के केस में एसिड में कलरलेस है, जबकि आपका बेसिक में पिंक है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में आपका रेड है, जबकि आपका बेसिक में येलो है। ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड, मतलब इन पर्टिकुलर चीज़ों को अगर एसिड में डालें तो अलग सा कुछ स्मेल आता है, और जब अगर हम बेसिस में डालें तो कुछ अलग स्मेल आते हैं। तो ये आपके इंडिकेटर्स किस टाइप के होते हैं, ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आपको जो है कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है एसिड का और बेसिस का, इसको लेकर जो है आपको साथ में रिएक्शन के साथ आपको याद रखना है कि रिएक्शन आपको जो है जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। कभी भी कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस वो रिलीज़ करेगा। एग्जाम्पल के साथ आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेटल का जिंक हो गया, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बनाया, जिंक क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट, और साथ में उसने रिलीज़ क्या किया, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो आपका एसिड रिएक्ट करे या फिर बेसिस रिएक्ट करे मेटल से, दोनों के केस में वो बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इसको लेकर जो है आपको पूछते हैं पॉप टेस्ट क्या होता है, या फिर हम किसी भी रिएक्शन में कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर दी गैस बबल। गैस बबल के पास अगर आप जलते हुए कैंडल्स को लाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, पॉप टेस्ट, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस के टेस्ट को लेकर। इसके अलावा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर पूछते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि आपका जो एसिड है मेटल के कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल के जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो ऐसे केसेस में वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपको जो है मेनली यही चीज़ याद रखना है, क्योंकि इसी को लेकर जो आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा रिएक्ट तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस H2O। जैसे आपका NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो भी NaCl CO2 H2O बना रहा है, और जब आपका ये सोडियम बाई कार्बोनेट बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो वही पर्टिकुलर चीज़ों का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के कार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बेसिस के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, CO2 गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 गैस जो कहीं पे रिलीज़ हो रहा है तो उसको टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, उसको पास करवाते हैं लाइम वाटर से। तो इसका ये क्या होता है, मिल्की
में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। यही चीज़ आपको लिखना होता है कि CO2 को हम टेस्ट किस तरीके से करेंगे। लेकिन जब एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 को पास किया जाए तो मिल्कीनेस क्या होता है, गायब सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है फिर सोल्यूबल कैल्शियम बाई कार्बोनेट का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। जब कोई मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ या फिर बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस में वाटर। दोनों के केस में आपका सेम होता है, साथ में एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एसिड और बेस, अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे या फिर ऑक्साइड के साथ करे तो क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कि एसिड और बेसिस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस में H2O दैट इज़ वाटर। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। तो जब भी आपका एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर वो फॉर्मेशन किसका करता है, सॉल्ट प्लस में वाटर का। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड से ऑफ कोर्स H+ आयन्स निकलेगा, बेसिस से OH- आयन निकलेगा और वो प्रोड्यूस करें, वो बनाएंगे क्या, सॉल्ट। और ये दोनों जो चीज़ें हैं मिलकर बनाएंगी H2O। एग्जाम्पल आपका HCl NaOH आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaCl, जो कि आपका नॉर्मली सॉल्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। अब उसके बाद जो है इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछते हैं, डाइल्यूटिंग एसिड। जो डाइल्यूट एसिड का हमने अभी भी देखा कि क्या होता है। तो जब हमें एसिड का कंसंट्रेशन कम करना होता है, मतलब एसिड बहुत ज़्यादा है उसमें कंसंट्रेशन, उसका pH, एसिड खैर आपका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है जब उसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर को मिक्स करते हैं। तो उसमें ये पूछते हैं कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए या फिर वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, फिर एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए। तो इसको लेकर जो है क्वेश्चन आपका आता है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। हमेशा इस चीज़ को रिकमेंड किया जाता है कि वाटर में एसिड को इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। इन्होंने कहा है कि आपको जो है कभी भी एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, दस बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग। मतलब आप वाटर में जो है ना एसिड को नहीं डाल सकते हो, इस वाटर में आप एसिड नहीं डाल सकते हो, एसिड में वाटर डाल सकते हो। तो इसको लेकर जो है आपको क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप डिज़ोल्व करोगे किसी भी एसिड को या फिर बेस को वाटर में, मतलब वाटर आपका रखा हुआ उसमें अगर आप ऊपर से एसिड को डाल रहे हो या फिर ऊपर से बेस को डाल रहे हो तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसको लेकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कोई भी एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है उसका पता हम कैसे लगाते हैं, विद द वैल्यू ऑफ pH वैल्यू से हम उसका पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी एसिड सॉल्यूशन में जितना H+ आयन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरीके से बेस में जितना OH- आयन ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। pH स्केल आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। pH जो आपका अगर 0 हुआ तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, pH अगर 14 हुआ तो वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, pH अगर 7 होता है तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। रोज की लाइफ में मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंस होता है pH को लेकर, तो इसको लेकर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी वो किस pH पे वर्क करती है, 7.0 to 7.8। और एक्सेप्शन केस क्या है, स्टमक, जिसका pH वैल्यू कितना होता है 2। हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl जो कि डाइजेस्ट करवाता है प्रोटीन का। अगर किसी वजह से pH डिक्रीज हो जाता है हमारे स्टमक का तो उसमें क्या होता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, या तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया हो या आप भूखे हो, तो उस केसेस में क्या होता है हमारे स्टमक का pH डिसबैलेंस हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसको न्यूट्रलाइज, जब बहुत ज़्यादा एसिड हो गया स्टमक में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ ना कुछ बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंटासिड। एग्जाम्पल याद रख सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और साथ में इसका आपको केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम भी याद रखना है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा जो कि इनो में प्रेजेंट होता है, तो इनको हम एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है टूथ डिके जो है
किस pH पे स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से लेस देन चला जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। बाकी हमारी बॉडी की हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो टूथ इनेमल है, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जैसे ही pH और आपका 5.5 से लोअर होता है तो वहाँ पर बहुत एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। एसिडिक मतलब पूरा मीडियम बन जाता है जिसमें बैक्टीरिया वो काम करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट आपका एसिड बेसिस का पूरा मैटर ख़त्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट जो है हमने अभी पढ़ा था जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि जैसे एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट के कुछ एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट जो हम यूजली यूज़ करते हैं तो उसको क्या किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, इससे बनाते हैं बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, साथ में ब्लीचिंग पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इसके यूजेस, इसके केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम आपको सब कुछ अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यू सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या करते हैं, एक्यू सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से मतलब करंट पास करवाकर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस निकलती हैं। तो इसको आपको जो अच्छी तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन में इस बार इस तरीके से आ गया था कि इसकी जगह इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, इन्होंने बता दिया, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया कि और बताना था आपको कि यहाँ पर A और B क्या है। तो इसलिए जो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि इसका यूज़ किया जाता है लैब में, और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं सोप में, पेपर में। तो इन सबों का प्रोडक्ट जो है करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फार्मूला CaOCl2। इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के साथ जब हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में वाटर रिलीज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में बात करें कि क्या इसके यूजेस हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। It is also used as a disinfectant to make water free from germs, और it is used as an oxidizing agent। तो यहाँ पर आपको जो यूजेस भी याद रखने हैं। साथ में हम बात करते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, केमिकल फार्मूला हो गया। इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन के साथ जब हम NaCl को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबके साथ तब फॉर्मेशन होता है बेकिंग सोडा का। तो इसका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इनकी जगह आपको खाली स्पेस छोड़ सकते हैं या फिर पूरा रिएक्शन ही आपसे लिखवाया जा सकता है। तो आपको एक भी चीज़ छोड़ना नहीं, अच्छी तरीके से याद रखने हैं। यूजेस के बारे में बात करें, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा से अलग है। जब आप बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर देते हो तब वो चीज़ क्या है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं एज एंटासिड भी, साथ में इसका यूज़ किया जाता है इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल जो आपका नेम है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3, साथ में वाटर क्रिस्टलाइजेशन है आपका 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, ऑब्टेन बाय हीटिंग जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था जो अभी हमने पढ़ा था आपका यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, सबसे पहले हीट करते हैं। तो हीट करने पे जो हमें मिलता है वो मिलता है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो उसका क्या करते हैं हम, रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तब हमारे पास मिलता है हमें वॉशिंग सोडा। और ये इसका रिएक्शन हो गया। यूजेस के बारे में बात करें तो यूज़ किया जाता है इसका ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज़ में क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जैसे हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वहाँ पर हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रिएक्शन आपका ये है। ये आपका जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। जब आप उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको
प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया तो आप पीओपी से जिप्सम भी बना सकते हो, जिप्सम से पीओपी भी बना सकते हो। तो जब हमारे पास पीओपी में वाटर को ऐड कर देते तो वो क्या कर देता है, जिप्सम बना देता है। तो उसका जो है आपको दोनों के तरीके के जो रिएक्शंस है वो आपको याद रखना है कि किस तरीके से जिप्सम से पीओपी बन रहा है और पीओपी से जिप्सम बन रहा है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। हम यहाँ पर यूजेस हम देख रहे हैं पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज़ किया जाता है फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड स्टैचूज। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ बिफोर वाइट वॉशिंग से पहले कोई भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो है आपको इसमें थोड़ा सा आपको ये पढ़ लेना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो आपका एक पर्टिकुलर फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होना ही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी हमने देखा था Na2CO3 में क्या होता है कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस तरीके से आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, तो इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है तो इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखना है। आई होप आपको जो है 50% तो आपको समझ में आना चाहिए पहले ही, उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि जो है आपको और भी अच्छी तरीके से ये सारा मैटर याद हो जाए और इसको साथ में रिवाइज़ करते चलना है। आपको PDF भी मिलेगा बट अभी नहीं, एग्ज़ाम से जस्ट पहले, क्योंकि अभी मिलेगा तो आप पढ़ोगे है नहीं, सिर्फ डाउनलोड कर लोगे और कुछ फ़ायदा होगा नहीं। बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको जो है मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।